अच्छा अली भाई, आपकी स्ट्रगल बताएं कि माइक आपको। चल रहा है। हाँ, माइक आपका चल रहा है। ओके। अपनी स्ट्रगल ये बताएं कि आपने ऑब्वियसली जॉब भी की होगी, पहले की थी जॉब की। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में करी है अच्छा, एज अ। जॉब। सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, सेल्स और ये एग्जीक्यूटिव। पता है मैंने कब करी है? इंटरमीडिएट के पेपर्स के बाद। उस वक्त मैंने एमबीए नहीं किया था। अच्छा, उस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। जी। अच्छा, तो फिर आपने जॉब कितनी की टोटल इसके बाद? फिर उसके बाद ड्यूरिंग एमबीए मेरा पाकिस्तान पेट्रोलियम में हो गया था। अच्छा। लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैं अपने घर में, मेरी दादी जो थी बीमार थी, उसकी वजह से मैं जॉब कर ही नहीं पाया कर क्योंकि। ही नहीं पाए थे। हाँ। दादी को क्या कुछ प्रॉब्लम थी? दादी का जो था ओल्ड एज थी और शुगर था, उनको वॉशरूम वगैरह ले जाना मेरा काम था। ओहो। तो इसकी वजह से जो है मैं वो काम नहीं कर सका, जॉब नहीं कर सका। फिर उसके बाद मैंने। नहीं तो आपने दुनिया की इतनी बेहतरीन जॉब कर ली यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती कौन सी जॉब? तो मैंने है? नहीं करी मतलब पेट्रोलियम। दादी को संभालना है जो मैं। हाँ, वैसे इससे बड़ी जॉब यार क्या हो सकती है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं तो आज ही आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। जी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई यार, मतलब ये भी आप देखें कि मौका अल्लाह ने आपको दिया, मतलब मौका आपको मिला। ना, देखिए ना, दुआ करें इस तरह के वक्त की ना। एक एक डॉक्टर जो होता है ना, जब वो पेशेंट को देख रहा होता है ना, उसके सेंटिमेंट्स अटैच नहीं होते। लेकिन जब आपका अपना होता है ना कोई बंदा, तो अपना रिश्तेदार, अपना खून, तो आपके सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं। तो हर चोट पे जो है ना, हर तकलीफ पे आपको तकलीफ हो रही होती है। डॉक्टर कैसे मज़े से देख रहे होते हैं, क्यों? उनका दिल नहीं होता क्या एक पेशेंट है उसके लिए। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपनी माँ को केयर कर रहा होगा ना, ट्रीट कर रहा होगा, उसको बहुत तकलीफ हो रही होगी। इसी तरह ये दुआ ना करें। कहने को आप कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉब है, लेकिन जो दिल पे गुजरती है वो उसी बंदे को पता है। तो इसकी दुआ ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, दुआ तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला सबको सेहत बख्शे। लेकिन ये कि जो काम आपसे हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी नेकी है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह बेहतर ताला जानता कबूल करे, अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो आपसे, आपकी इस बात से मैंने सीखा है। यकीन करें, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। अगर आप ये नहीं बताते तो मुझे लगता ही नहीं कि कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर अपना बताइए कि बर्ड्स की हॉबी में कब आया? उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद मैंने चश्मों का काम किया। मैं चश्मे सप्लाई करता था अच्छा, शॉप्स के माशाल्लाह। ऊपर, होलसेल में लेता था। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद जो है फिर जॉब सर्चिंग करी। एक आध जगह पे इंटरव्यू दिया, एचआरएस ग्लोबल वगैरह में इंटरव्यू दिया। एक आध जगह पे हो भी गया था, लेकिन जॉब इतनी अच्छी नहीं थी। एक बैंक का ऑप्शन बचा था, मीज़ान बैंक उस वक्त 18,000 रुपये दे रहा था, लेकिन एमटीओ प्रोग्राम में मैं नहीं गया। उसके बाद फिर गाड़ियों का काम शुरू किया, गाड़ी सेल परचेज़ का, वो बड़ा किया काम। फिर उसके बाद बेरिंग का काम किया। फिर बेरिंग के काम के बाद साथ ही मोटरसाइकिल पार्ट्स का किया। और फिर उसके साथ साथ फिर बर्ड्स का काम शुरू किया। तो बर्ड्स का काम जो है हॉबी के तौर पे शुरू किया, लेकिन जब सेल होने लग गई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया बस। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। नहीं, चले बता दें। अच्छा, मैं जब स्कूल में था ना तो जून जुलाई की छुट्टी होती थी। हाँ। ये बात है मैट्रिक की, 9 मैट्रिक। तो मैंने क्या किया, जून जुलाई की छुट्टी में पाकिस्तान चौक पे काम किया। हमारे नाना की प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर। तो वहाँ पे कंबल जो डलते हैं ना, उसके अंदर मशीन्स के अंदर, प्रिंटिंग प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर, वो सब चीज़ें मैं देखता था, उनके साथ हेल्प आउट करवाता था जो काम कर रहे होते थे। और बस मतलब जितना हो सकता था उस वक्त वो वाला काम किया। 2 साल तकरीबन साल 1 साल किया। उसके बाद मैं बुखारी ट्रेवल्स में गया। अच्छा, बताने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ जहाँ जहाँ किया वहाँ मैं आपको बता। बुखारी ट्रेवल्स में मैंने काम किया और वहाँ पे टिकटिंग वगैरह सीख रहा था, ये सब चीज़ें। बुखारी ट्रेवल्स के बाद मैं एमएडीएस में काम तो नहीं किया, ट्रेनिंग ली मैंने एमएडीएस में। और एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम किया मैंने। सही है। उसके बाद उससे पहले की बात है, दीवान बीएमडब्ल्यू ग्रुप में एचआर डिपार्टमेंट में मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा। मैडम राजिया सनम होती थी वहाँ पे, अच्छा। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। और मैं एक दिन चप्पल पहन के चला गया था, तो लिफ्ट में मैंने एक लड़का देखा, उसने मुझे बताया, कहता है मैंने सीए किया हुआ है। सही है। ठीक है, उसने क्या बोला, मैंने सीए क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफाइड है वो। और वो मुझे कह रहा था ये आप मेरी सीवी ले लो, अंदर दे देना। मैंने कहा आप खुद क्यों नहीं दे देते? कह रहा मुझे जाने ही नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मैं किसको दूँ? कह रहे हैं यार आप चप्पल पहन के आए हो ऑफिस में, आप तो मुझे इतनी बड़ी तोप लग रहे हो। तो मतलब मैं शंट हो गया वहाँ पे। अरे ये क्या कह रहा है कि मतलब चप्पल, वो मैंने वैसी पहनी हुई थी चप्पल,
तो मैं एकदम से ना शंट हो गया, कह रहा है नहीं जो आपने चप्पल पहनी हुई और आप जिस तरह आए हैं। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, आप मैं ले लेता हूँ आपसे, दे दूंगा मैं ऊपर। सही तो है। मैं HR में ही था। अच्छा मैंने मैडम को दिया, HR में बड़ा खुश होकर कि मैडम इसने CA किया हुआ है। मुझे लगा कि कहीं हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाएगा। उन्होंने बोला इधर आओ, वो फाइल निकालो, वो फाइल रखी हुई है वो निकालो। मैं निकाल के लेकर आया, इतनी मोटी फाइल और फाइलें थी वो। कह रही है इसको लाओ, खोला, उसमें CV लगाई, उसकी उस फाइल को रख दिया वहाँ पे। और उस फाइल में तकरीबन पता नहीं 50,000 CVयाँ होंगी, नीचे और भी फाइलें थी। उन्होंने देखा ही नहीं, नाम ही नहीं पड़ा बंदे का। आप यकीन नहीं करेंगे मेरे आंसू निकल गए उस दिन। अच्छा ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं। आंसू निकल गए मेरे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन ना ऑडिटोरियम में मीटिंग थी। मैडम ने बोला सब मीटिंग में आए, सब खड़े हो जाएं, जल्दी जल्दी सब आए। मुझे बोल रही है ऐसा ना आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले रहा था। और फिर मैं थोड़ा सा बेबाक अंदाज में जाता था, बच्चा था बिल्कुल, पता तो था नहीं कुछ, और सैलरी मुझे मिलती नहीं थी वहाँ। मैं बिल्कुल फ्री गया हूँ वहाँ पे। मेरे अब्बू ने कहा था यार हमें पैसों वैसों का मसला नहीं है, बस ये बच्चा सीखेगा कुछ ना कुछ। सही है। अच्छा अब मैं चप्पल पहन के बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, तो कर्नल साहब होते थे वहाँ पे ना, डायरेक्टर। सही है। कर्नल साहब होते थे, तो वो उन्होंने बोला सब जब चले गए ना तो मैं अकेला बैठा हुआ, वो एंड में निकले। मुझे कहते हैं ओए चूजे तू यहाँ क्या कर रहा है बैठ के ऑडिटोरियम में, चलो। सब गए हैं, मैं खुश हो गया, मैं उठा निकल के मैं चलने लगा। जैसे ही उन्होंने मेरी चप्पल देखी ना, बोला ओए बात सुन, अभी आप बैठो, अभी आप बैठ जाओ। चले गए वो चप्पल देखे। तो बेसिकली चप्पल जो है ना मैं वहां पहन के जाता था। मेरी मदर मुझे कहती थी शूज पहनो, तो मुझे शुरू से ये था कि यार गर्मी बहुत, उन दिनों गर्मी बहुत थी, क्योंकि मैं बस में जाता था। आप देखें बस में जाता था, और मेंटेलिटी क्या थी, बच्चा दिमाग था ना, बच्चा दिमाग था। बस में खड़े में पसीने, कमर से कमर जुड़ी हुई है, उसका पसीना हमारे ऊपर, हमारे पसीने लोगों के ऊपर। तो एक ऐसे गंदे माहौल में मैं बड़ी मुश्किल से निकलता था। जूते पहने हो तो फिर आपको पता है पैर मेरे सूज जाते थे, बड़े खतरनाक किस्म के ना, बहुत एलर्जी थी आप कह सकते हो। अच्छा। तो मैं इसलिए चप्पल पहन के जाता था। अब ये देखें कितनी बड़ी बात है कि पूरा ऑफिस ऑडिटोरियम में वहाँ पे खाना पीना चल रहा है और मीटिंग चल रही है, और मैं अकेला बैठा हूँ शीशे से, बस मैं सामने देख रहा हूँ, सारी सीटें खाली हैं, सारी सीटें खाली हैं। तो मैंने उस दिन रोना भी आया यार, बड़ा थोड़ा दिल में। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी स्ट्रगल की। फिर सिस्टेक में मैंने काम किया, उसका तो अभी तक मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर ये सब चीज़ें रखी हैं। अच्छा सही है। मतलब जितनी मेरी आप समझ लें कि उम्र है, मैं एक साल हर जगह ख्वार जलील होके आ चुका हूँ। आप ये समझ लें। सही है। तो अब देख लें भाई गाइज, आप कि आपका भाई जो है वो कहाँ पता नहीं किधर किन किन रास्तों से होता हुआ है। आप दुआ किया करें यार हमारी भी नैया पार लग जाए। अली भाई आप बताएं कि आपको यकीन आ रहा है कि मैं कहाँ दलील होके आया हूँ? देखिए इसमें यकीन ना यकीन की बात नहीं, आपने अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया। हर इंसान का कड़वा सच होता है, हर इंसान के साथ बुरी यादें जुड़ी हुई होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़िंदगी की आने वाली खुशियों को नज़रअंदाज करें। देखिए हर चीज़ का वक्त होता है, बर्ड सेलिंग का भी वक्त होता है, बाइंग का भी वक्त होता है। तो मैं एक बात जानता हूँ कि खुशी की डेफिनेशन क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? अगर आपने देखें, एक मैं इसको बड़ा आइडियोलॉजिकल तरीके से बता शॉर्ट करके व्हाट इज हैप्पीनेस। देखें हैप्पीनेस क्या है। एक कोयटा में लड़का था, उससे पूछा कि कामयाबी क्या है तुम्हारे लिए। उसने कहा कि मैं कोयटा में भी किसी के होटल पे काम करता हूँ, तो मेरा जो है वो ख्वाहिश है, जो मेरा मंजिल है ना वो ये है, मैं कराची में अपना होटल खोलूंगा। ठीक है। अच्छा उसकी हैप्पीनेस यहाँ पे है, राइट। अच्छा मेरी हैप्पीनेस क्या है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस है यहाँ पे। तो हैप्पीनेस बेसिकली कुछ भी नहीं होती, आप चीज़ों में हैप्पीनेस तलाश करते हैं, जबकि हैप्पीनेस सिर्फ एक ही है कि अगर आपसे कोई बंदा नाराज नहीं है या तकलीफ में नहीं है, आपकी ज़बान से कोई बंदा बच गया है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े हैप्पी और हैप्पीनेस से भरे हुए इंसान हैं। मैं ये समझता हूँ। मेरे नज़दीक हैप्पीनेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। द एब्सेंस ऑफ सैडनेस इज हैप्पीनेस। सही। ना आपकी कोई बर्थडे, ना आपका कोई ओकेजन, ना आपकी लाइफ का कोई इवेंट आपको हैप्पी बनाता है। अगर आपके पास दुख नहीं है तो आपके पास सुख है। जैसे कि ज़िंदगी, ये दुनिया जो है ना, इसका कलर है ब्लैक, रोशनी इसको रंगीन करती है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी ना हो तो ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है, कोई कलर नहीं है। सही बात। इसी तरह एब्सेंस ऑफ सैडनेस, अगर ब्लैकनेस नहीं है तो हैप्पीनेस है। सिंपल। अगर आप नॉर्मल हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मज़हब के ऊपर हैं, दीन का काम कर रहे हैं, और लाइफ में बहुत टाइट नहीं, बहुत अच्छा नहीं, सब्ज़ी खा रहे हैं,
लेकिन आपने किसी का कर्ज नहीं देना, आप सही हैप्पी हैं। मैंने ऐसे अरबपति खरबपति देखा है, लैंड क्रूजरों में होते हैं, कर्जदार होते हैं, उनकी ऐसी खुशी की ऐसी की तैसी, सही बेकार है ऐसी खुशी। लैंड क्रूजर में सफ़र कर रहे हो, पूरे कर्जे में डूबे हुए हो, ये समझ नहीं आ रहा अगले साल अगले महीने की किस्तें कैसे उतारनी है। भाड़ में जाए ऐसी लैंड क्रूजर, भाड़ में जाए ऐसी डिफेंस का बंगलो, भाड़ में जाए ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल पे रहो, किसी का कर्ज नहीं देना, ये खुशी है कि यार मैं आज़ाद हूँ। थोड़ा खाएं, कम खाएं, किसी से मांगा हुआ ना खाएं, ये है खुशी। ज़्यादा की ख्वाहिश के चक्कर के अंदर अपने आप को गिरवी ना रखें, ये है खुशी। किसी बुरे को बुरा ना समझें, लोगों के लिए दुआ करें। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो उसमें और अपने आप में फ़र्क पैदा करें। अगर किसी ने गलत कर दिया है या कह दिया है तो आप इग्नोर कर दें उस चीज़ को, ना के बजाय आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो फिर आप दोनों में से ये फ़र्क तो आप तलाश अपनी स्टोरी सुना रहे हैं जो आपके साथ लोगों ने इतना बुरा किया। देखिए गाइज, मैं एहसन का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, मुझे पता है एहसन के साथ बहुत बुरी बुरी बातें हुई हैं, लेकिन वो बताने वाली नहीं हैं। और बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने ये हरकत करी है, लेकिन अफसोस है कि हम बच्चे हैं उनके। यकीन माने हम बच्चे, हमारा तजुर्बा नहीं है, हमें बच्चों की तरह ट्रीट करें। मेरी रिक्वेस्ट है उन ब्रीडर से कि अपनी फिरौनियत पे ना आए। देखें, आज मैं जो तरक्की कर रहा हूँ उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मंजिल कबर है, जाहिर सी बात है, उनकी भी और हमारी भी। मेरा कहने का मकसद है, आज मैं जिस लेवल पे तरक्की कर रहा हूँ इसमें उनका हाथ नहीं है। जो उन्होंने परवरिश मुझे करी, जो तरीका बताया, वो गलत तरीका था। जो एहसन को ट्रेन करने की कोशिश करी और एहसन शिकंजे में नहीं आया, वो एहसन की अच्छाई थी। देखिए, हम लोग अलग हैं। जो आपके नीचे मातहत लोग चल रहे हैं, वो 3 साल बाद आपको गालियाँ देते हैं। क्यों देते हैं? 3 साल बाद आंखें खुलती हैं लोगों की, अरे ये तो गलत कर रहा है, हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपनी मंजिल अचीव करने के लिए। देखिए, मंजिल अचीव करने के अंदर इतने अंधे ना हो जाएं। और दुरानी कभी ना बने ना। आप जो है ना, कभी भी याद रखें। क्या बोले? दुरानी? मैं कह रहा हूँ किसी भी बंदे के कहने पे कभी आप दुरानी ना बन जाए कहीं। दुरानी? हाँ, दुरानी ना बन जाए ना, ये कि पर्चा हाथ में पकड़ा हुआ और फिर वो पीछे जो है वो लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट करना और ये सब चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, गलत है ये। ये बेइज्जती अगर आप किसी की करते हैं ना, तो ये कर्जा है, ये आपने उतारना ही उतारना है। और वो पब्लिक में आपकी बेइज्जती होगी। आप बंद कमरे में किसी को जलील करेंगे तो वो आपको जलील पब्लिक में करेगा। तो बेहतर है एक अच्छी कौम, हम पाकिस्तानी लोग अच्छी कौम क्यों नहीं बनते, मुझे ये समझ नहीं आती। गोरे उन सालों के पास ईमान नहीं है, लेकिन सारी इस्लाम की चीज़ें हैं। मतलब इखलाक है, रिस्पेक्ट है, डिसिप्लिन है, सफाई है उनके पास, लेकिन ईमान नहीं है। लेकिन हम लोग के पास ईमान है, लेकिन हम लोग क्यों इतनी बेईमान कौम बने हुए हैं? हर मोड़ पे चीटिंग करते हैं। मैं लालू के कभी चले भी जाऊँ ना, एक तोता जिसकी टांगे जो है ना यूं करके हैं, उसको जो है उसको बेच रहे होते हैं लोग। और यकीन माने, अगर आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो एक नहीं 5-6 लोग आके जमा हो जाएंगे और वो आपको मारने की धमकी देंगे। यकीन माने, ऐसा होता है। मैंने बड़े लोगों को लालू खेत से बचाया, धोखा हो रहा था उनका, बचाया। लेकिन यकीन माने, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो तब अब मैंने करना छोड़ दिया है। आपकी मर्जी यार, मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे फॉलो करना है तो करें, नहीं करना अल्लाह हाफिज, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। मैं अभी ये कहने लगा। बिल्कुल सही बात बोली। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अली भाई का चैनल है अली नसीर ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसको जो है वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप अली भाई को कहाँ ढूंढते फिरेंगे यार। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।